हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड के सभी 13 जिलों की जिला सीरीज़। इन जिला सीरीज़ के अंतर्गत हम एक एक करके जिलों को पूरे करते जाएंगे और सभी जिलों के बारे में डिटेल में जानते हुए जाएंगे। आप वीडियो देखते देखते साथ ही अपने नोट्स भी तैयार करते रहें ताकि आने वाली उत्तराखंड के जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं उनमें आपके उत्तराखंड के जिला सीरीज़ के नोट्स तैयार हो जाएं और फटाफट से आप उस वक्त रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं उत्तराखंड का एक ज़िला नैनीताल के बारे में। नैनीताल का ज़िला सबसे पहले मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैं खुद भी नैनीताल ज़िले से ही बिलोंग करती हूँ, इसीलिए सबसे पहले हम नैनीताल ज़िले को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी ज़िले के बारे में जानने के लिए हमें उसका छोटा सा मैप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चल जाए कि वह उत्तराखंड के किस दिशा में स्थित है और उसके अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो नैनीताल ज़िला है वो उत्तराखंड के इस तरह से, अगर आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा बनाते हैं तो कुछ इस भाग में वो है। दक्षिण या फिर पूरब से दक्षिण दिशा के बीच में नैनीताल ज़िला स्थित है। ठीक है, नैनीताल ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो आधा पर्वतीय है और कुछ भाग इसका मैदानी भी है। तो यहाँ पर नैनीताल ज़िले का एक संपूर्ण मैप बनाया गया है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्थान हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हल्द्वानी से, क्योंकि आपने नैनीताल में हल्द्वानी का नाम सुना होगा, इसीलिए हम हल्द्वानी से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हल्द्वानी आता है, उसके बगल में नैनीताल है। हल्द्वानी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है कालाढूंगी। तो आपने सुना होगा कालाढूंगी में कॉर्बेट का म्यूज़ियम भी है। ठीक है, फिर कालाढूंगी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पौलगढ़ आता है। पौलगढ़ के अंदर आपका कोटा बाग देखने को आपको मिलता होगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर रामनगर आता है। रामनगर का नाम आपने सुना होगा कॉर्बेट सिटी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ है, जो कि आपने राष्ट्रीय उद्यानों में याद भी किया होगा। फिर रामनगर में आपको गर्जिया मंदिर का नाम सुनने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो गर्जिया मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो रामनगर में स्थित है। और साथ ही पूछा जाता है कि जो रामनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए रामनगर से जाती है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी याद रखना है। गर्जिया मंदिर भी कोसी नदी के बीचों बीच में ही स्थित है। फिर आपका यहाँ पर गर्जिया के ही साइड में आ जाता है ढिकाला। अब ढिकाला का नाम आपने सुना होगा इस तरह से कि जो ढिकाला है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है। तो इन सब चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ वो आप नोट भी कर सकते हो, वैसे हम आगे इनको रिटर्न में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ढिकाला के बाद आपको यहाँ पर गर्जिया से थोड़ा एक रोड जाती है मोहान के लिए, तो मोहान आपका अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा और नैनीताल के बॉर्डर पे ही आ जाता है ये, तो मोहान आपका अल्मोड़ा ज़िले के अंदर हो गया। तो अब वापस चलते हैं हल्द्वानी की तरफ से। हल्द्वानी से पहले यहाँ पर चोर गलिया से स्टार्ट होता है रास्ता। अगर हम देखें नैनीताल को, तो नैनीताल के बगल में सातताल है, जोलीकोट है, खैरना है, गर्म पानी है। भवाली भी नैनीताल के पास में ही है। फिर हम देखते हैं नैनीताल से हम भीमताल पहुंच सकते हैं। भीमताल के पास आपका नौकुचिया ताल है। फिर कैलाश मंदिर है और यहाँ ओखलकांडा ब्लॉक है। फिर हैड़ा खान बाबा का मंदिर आपने सुना भी होगा, तो हैड़ा खान बाबा का मंदिर है। और आपका नैनीताल ज़िले से किन किन जिलों की सीमाएं लगती है, कौन सा राज्य इसकी सीमा पे टच कर रहा है, वो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो अंदर की आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। लाल कुआं भी आपका हल्द्वानी के बगल में ही है। लाल कुआं से बिल्कुल टच होते हुए उधम सिंह नगर हमको मिल जाता है। तो देखो, जो नैनीताल ज़िला है वो आपका कुछ टच होता है उत्तर प्रदेश से, तो नैनीताल ज़िले से डायरेक्ट जाया जा सकता है उत्तर प्रदेश को। नैनीताल ज़िले से पौड़ी भी अटैच है। पौड़ी किस प्रकार है, जब आपने कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थान पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो नैनीताल ज़िले और पौड़ी गढ़वाल ज़िले दोनों में है। हालांकि जो पौड़ी गढ़वाल ज़िला है उसमें ज़्यादा कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्र स्थित है। अगला ज़िला जो नैनीताल ज़िले से कनेक्ट है वो है अल्मोड़ा ज़िला, क्योंकि आपका गर्जिया से थोड़ा ही आगे जाने पर मोहान स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आपकी रोड चली जाती है अल्मोड़ा के लिए, तो अल्मोड़ा से ये भी टच हो रहा है। फिर उसके बाद इस तरफ को हम आते हैं पूरब की तरफ को, तो पूरब की तरफ से ये अटैच है चंपावत से। ठीक है, चंपावत से अटैच है। फिर यहाँ पर आपका दक्षिण की ओर आपका आता है उधम सिंह नगर।
तो फ्रेंड्स यहाँ से आप रामनगर से आप जा सकते हैं काशीपुर की तरफ, और काशीपुर आपका आता है ऊधम सिंह नगर के अंदर, इसलिए ये नैनीताल ज़िला ऊधम सिंह नगर से भी अटैच है। आपको पता होगा ऊधम सिंह नगर पूरा मैदानी ज़िला है और यूपी से बहुत ज़्यादा ये पास में है, ठीक है। और आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो ऊधम सिंह नगर ज़िला है वो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ज़िला है, ठीक है। इस तरह से आपको दिशाएं याद रखनी है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। सबसे दक्षिण ज़िला उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर है, पूर्वी ज़िला कौन सा है, पिथौरागढ़ है, पश्चिमी ज़िला कौन सा है, देहरादून है, और उत्तरी ज़िला कौन सा है, उत्तरकाशी है। तो अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं नैनीताल ज़िले के बारे में। अब देखो हमने मैप पूरा समझ लिया है कि कौन सी नदी है, कोसी नदी है, और हमारे यहाँ पर जितने भी ताल हैं, नैनीताल आपको जानते ही होंगे नैनीताल को, तो वो भीमताल, जो कि नैनीताल कौन सा ताल है उत्तराखंड में, कुमाऊं का सबसे गहरा, नौकुचिया ताल आपका सबसे गहरा ताल है, और भीमताल आपका सबसे बड़ा ताल है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल है और सबसे गहरा नौकुचिया ताल है। साथ ही यहाँ नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, बहुत से ताल आते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम जान लेते हैं नैनीताल की स्थापना के बारे में। तो आपको पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों के स्थापना वर्ष याद होने चाहिए। तो नैनीताल का जो स्थापना वर्ष है वो 1891 में है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाई हैं कुछ सीमाएं जो कि अभी हमने डिस्कस कर ली हैं। पूर्व में चंपावत है नैनीताल के, ठीक है, ये सिर्फ नैनीताल ज़िले की बात हो रही है। नैनीताल ज़िले के पूर्व में चंपावत है, पश्चिम में देखोगे तो पौड़ी और उत्तर प्रदेश है। किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो, पश्चिम में पौड़ी और उत्तर प्रदेश, ठीक है। राज्य पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, जिला पूछेंगे तो पौड़ी का नाम आएगा। उत्तर दिशा में अल्मोड़ा लगता है और दक्षिण दिशा में ऊधम सिंह नगर लगता है। तो ये हो गई हैं नैनीताल की सीमाएं। अब आते हैं हम नैनीताल की खोज के बारे में। किसी भी ज़िले को जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका मैप देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसका स्थापना वर्ष, उसकी सीमाएं किस किस जिलों या फिर राज्यों से टच हो रही है, और उसकी खोज। इस क्रम में आपको किसी भी जिला के जिला सीरीज़ को पढ़ना है और ध्यान से उसको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो खोज पर हम आ गए हैं। पीटर बैरन 1841 में इसकी खोज की थी। यह एक शुगर व्यापारी था, यानी कि चीनी व्यापारी था। अंग्रेज व्यापारी था लेकिन ये अंग्रेज चीनी व्यापारी था, ठीक है। तो BS नेगी में आपको दिया गया है शुगर व्यापारी, और अदर सोर्स में आपको अंग्रेज व्यापारी ही लिखा दिखाई देगा। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज 1841 में की थी। स्थापना कब हुई? 1891 में। खोज कब हुई? 1841 में। तो सभी की डेट आपको अलग अलग याद होनी चाहिए। जो पीटर बैरन था उसने नैनीताल ज़िले की खोज की। पीटर बैरन जो था ना, उसको अपनी यात्राओं का विवरण लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उसने पीलीग्राम नामक नाम से अपनी जो बुक थी उसमें अपनी यात्राओं का विवरण लिखा था, ठीक है। 24 नवंबर 1841 में नैनीताल का जिक्र इंग्लिश मैन अखबार में किया गया था। अब देखिए अन्य इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं कि जो कमिश्नर ट्रेल है उसने नैनीताल की खोज की थी। तो कुछ यहाँ पर इतिहासकारों का मानना है कि पीटर बैरन ने न करके, जबकि कमिश्नर जो ट्रेल थे, विलियम ट्रेल थे, उन्होंने नैनीताल की खोज की थी। लेकिन आपका जब आएगा क्वेश्चन तो आपको सीधे पीटर बैरन पर ही यहाँ पर अपना राइट आंसर लगाना है, और आपको डेट भी याद होनी चाहिए। 1841 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके नामों पर कि नैनीताल को किन किन नामों से जाना जाता है। देखो नैनीताल में सबसे ज़्यादा ताल हैं, सरोवर नगरियां हैं, मतलब सरोवर हैं बहुत सारे, तो आप इसको सरोवर नगरी कह सकते हैं, आप इसको झीलों की नगरी कह सकते हैं। नैनीताल तो इसे कहा ही जाता है। साथ ही प्राचीन काल में इसे खड़देश भी कहते थे। खड़देश जो छकाता परगने में पड़ता था। छकाता परगने का मतलब होता है 60 झीलें। तो बोला जाता था कि जो नैनीताल है वहाँ छकाता परगने हैं, यानी कि 60 झीलें हैं। और स्कंद पुराण में इसे कहा गया है त्रिसरोवर। क्या कहा गया है? त्रिसरोवर इसे कहा गया है। अब नैनीताल के बारे में कुछ डेट्स हम याद कर लेते हैं यहाँ पर। तो नैनीताल का नगर परिषद का जो गठन हुआ था वो अक्टूबर 1850 में हुआ था। नगर पालिका का गठन 1873 ईस्वी में हुआ था। पुलिस थाना और कचहरी यहाँ पर बना था 1851 में। विक्टोरिया होटल जो कि मेजर गास्टन द्वारा था वो 1860 में बनाया गया।
और इसकी स्थापना, गठन या फिर जिला मुख्यालय। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसका नैनीताल जिले का मुख्यालय है उसकी स्थापना कब हुई, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि नैनीताल जिले का गठन कब हुआ, नैनीताल जिले की स्थापना कब हुई, तो आपको सभी में एक ही करेक्ट आंसर लगाना होगा 1891। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है खोज की, देखो खोज की जब बात आएगी तब आपको सीधे सीधे लगाना है 1841 में, गठन में लगाना है 1891 में। अब यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी, भूस्खलन हुआ था 18 सितंबर 1880 में। जब इस जिले का गठन नहीं हुआ था 1880 में ही यहाँ पर एक भूस्खलन आया था, बहुत ही खतरनाक भूस्खलन था जिसमें 151 लोग दफन भी हो गए थे। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण डेट जो कि नैनीताल जिले के बारे में आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम भौगोलिक तथ्यों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब जिला सीरीज़ मैंने ये तैयार की है तो उसमें मैंने केवल वही तथ्य लिखे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्पस से संबंधित हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यानी कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नोट्स यहाँ पर मैंने तैयार किए हैं। जो फालतू के नोट्स हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इसकी खोज के पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, कुछ लोग कुछ कहानियाँ मानते हैं, कुछ लोग कुछ कहानियाँ मानते हैं, तो वो सब कहानियाँ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है क्योंकि वो एग्ज़ाम पर्पस से हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भौगोलिक तथ्यों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें नैनी झील का आकार नाशपाती आकार का है। अब देखो, नैनी झील की बात यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि नैनीताल, जो नैनीताल नाम है उसके ही बारे में हमको जानना है। नैनीताल में नैनी झील है और उसका आकार बताया गया है नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, इसे सप्तभृंग भी कहा गया है, नैनीताल को सप्तभृंग भी कहा गया है। यह झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके उत्तर में नैना पीक है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको कि चाइना पीक नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई है 2611 मीटर और ये नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम है नैना पीक। ठीक है, नैना पीक, चाइना पीक। और इस झील की जो पश्चिम दिशा में देवपाठा, दक्षिण में अयारपाठा, ये 2 चोटियां हैं। पश्चिम दिशा की चोटियां भी आपको पता चल गई है, बाकी ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके उत्तर की चोटी आपको पता चल गई है, नैना पीक, जो कि सबसे ऊंची चोटी है नैनीताल की। प्रमुख चोटियों की बात करें तो स्नो व्यू, शेर का डांडा, हार्डीगर्दी, आलमसरिया कांटा, टिफिन टॉप, हिडिंबा पर्वत, किलीवरी, हनी बनी, तो ये सभी इसकी जो है प्रमुख चोटियां हैं। इसके उत्तरी भाग जो है मैदानी क्षेत्र है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था जो नैनीताल जिला है वो कुछ भाग उसका पर्वतीय है और कुछ भाग उसका मैदानी है, तो उत्तरी भाग जो है उसका मैदानी है। तो अभी ये नैनी झील के बारे में बात हो रही है कि जो नैनी झील है उसके उत्तरी भाग का क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, पूरे नैनीताल जिले की बात नहीं हो रही है। अब देखिए, नैनीताल का हम देख लेते हैं क्षेत्रफल। नैनीताल का क्षेत्रफल की बात करें तो 4251 किलोमीटर स्क्वायर में नैनीताल जिला फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का। तो जब भी आप क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले याद करते हैं तो 5वें नंबर पे आता है नैनीताल जिले का नाम। ठीक है, तो आपने हमेशा पढ़ा होगा। और इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है कि उत्तराखंड का 5वां बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि नैनीताल किस नंबर पर आता है सबसे बड़े जिलों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुमाऊं मंडल की स्थापना बताई है। कुमाऊं मंडल की स्थापना की डेट अलग है। ठीक है, नैनीताल मुख्यालय की डेट अलग है और नैनीताल की खोज की डेट अलग है। अब देखिए, कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1854 में हुई थी। साथ ही अगर आपसे गढ़वाल मंडल का पूछता है तो 1969 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ध्यान देना है सिर्फ कुमाऊं मंडल की स्थापना पर जो कि 1854 में हुई थी। अब जब कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बना तो वह बना 1891 में। तो आपको नैनीताल का गठन, स्थापना, सभी की डेट 1891 लिखनी है। फिर आते हैं मुक्तेश्वर, जो कि वर्तमान में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान वाला जिला है। तो ये फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि जो मुक्तेश्वर है वो राज्य का अभी सबसे कम तापमान वाला जिला है, यानी कि सबसे ठंडा। तो मुक्तेश्वर नैनीताल जिले के ही अंदर आता है। मुक्तेश्वर खुद ही एक जिला नहीं है जबकि एक स्थान है। तो यहाँ तक हमने जान लिया है नैनीताल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जो कि नैनीताल की खोज, स्थापना और उसके अंतर्गत जितने भी नगर पालिका, नगर परिषद बने हैं उनकी डेट्स और साथ ही उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में।
अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं नैनीताल के बारे में डिटेल करके एक एक टॉपिक को, जैसे कि झीलें कितनी हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन से वहाँ पर संस्थान हैं, सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर से जानने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है झीलों के बारे में, क्योंकि नैनीताल जो है सरोवर नगरी है और सरोवर नगरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उनकी झीलों के बारे में। तो देखो, झीलों के नाम में मैंने जो यहाँ पर लिखे हैं प्रमुख, वो है सूखा ताल, सड़िया ताल, भीम ताल, मलवा ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल, नल दमयंती ताल और हरीश ताल। तो ये सभी ताल जो है नैनीताल के अंतर्गत आते हैं, नैनीताल जिले के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम कुछ तथ्यों को जानेंगे, जैसे कि भीमताल। तो सबसे पहले नैनीताल के अंदर आपको याद रखना है भीमताल का नाम, क्योंकि यह कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। कैसे याद रखेंगे आप इसको? भीम जो थे महाभारत में वो सबसे बड़े थे, बलशाली थे और बड़े थे, इसी से आपको याद रखना है जो भीमताल है वो कुमाऊं में सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसकी लंबाई है 1674 मीटर और चौड़ाई है 447 मीटर, गहराई इसकी 26 मीटर है। इसका आकार आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कलर से लिखा है। त्रिभुजाकार इसका आकार होता है, त्रिभुज के आकार की ये झील है। आपको पता भी होगा इसके बीच में एक म्यूजियम भी है। अब देखिए नौकुचिया ताल। अब आते हैं हम नैनीताल की एक प्रसिद्ध झील नौकुचिया ताल के बारे में। नाम से ही आपको पता चल रहा है 9 कोनों वाली ये झील है, तो अगर इसका आकार पूछते हैं तो 9 कोनों वाली लिखना है आपको। कुमाऊं का यह सबसे गहरा ताल है, याद रखना है आपको। कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल, लेकिन सबसे बड़ा भीमताल है। अब सबसे गहरे ताल की गहराई देख लेते हैं कितनी है, तो 40 मीटर गहरा है नौकुचिया ताल। नैनीताल के अंतर्गत आता है सात ताल, जिसके अंतर्गत विभिन्न 7 झीलों का समूह है, जो कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। बाकी इसके अलावा जो भी प्रमुख ताल हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको भी आपको नोट करना है और आपसे इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि नल दमयंती ताल कौन से ज़िले में है। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया है नैनीताल के झीलों का टॉपिक, और अब हम आ गए हैं नैनीताल के राजभवन के टॉपिक पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजभवन। तो राजभवन क्या होता है? तो राजभवन का मतलब होता है जहाँ राज्यपाल से संबंधित कार्य होते हैं। तो इसकी नींव रखी गई थी 27 अप्रैल 1897 में, और इसका कार्य जो है पूर्ण हुआ वो 1900 ईस्वी में। तो 27 अप्रैल 1897 से इसका कार्य स्टार्ट हुआ इसका बनने का, और 1900 में जाकर यह पूरा हुआ। अब इससे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जो राजभवन है नैनीताल का वो किस शैली से बना हुआ है, किस प्रकार की शैली के द्वारा यह निर्मित है। तो आपको पता होना चाहिए यह है गौथिक शैली से। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, कुछ भी हो सकता है, राजस्थानी शैली, गढ़वाली शैली, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो गौथिक शैली आपको याद रखना है। ठीक है, राजभवन की शैली कौन सी है? गौथिक शैली। बोला जाता है कि इसके अंदर 113 कमरे हैं, लगभग आपको 113 कमरे पता होने चाहिए। बर्गिंघम की तर्ज पर इसे बनाया गया है, क्योंकि बर्गिंघम में भी इसी प्रकार की एक बिल्डिंग है जो कि राजभवन से ही मेल खाती है। ठीक है, इसका आकार अगर आपसे पूछते हैं तो यह ई आकार का भवन है। सर एंथोनी पैट्रिक मैकडोनाल्ड ने इसको बनाया था, और श्रेय इन्हीं को इसको बनाने का जाता है, सर एंथोनी पैट्रिक मैकडोनाल्ड को। और इसका जो डिज़ाइन है वो किया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने। तो डिज़ाइन किया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने, और सर एंथोनी पैट्रिक मैकडोनाल्ड ने इसको बनाया था। लेकिन आपसे इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है क्वेश्चन बनेगा इसकी शैली के आधार पर, तो गौथिक शैली के द्वारा इसको बनाया गया है। आप देखिए, देश का जो पहला वन महोत्सव हुआ था वो इसी राजभवन में हुआ था। तो भारत देश का पहला वन महोत्सव 1950 में हुआ था, और उत्तराखंड के ही नैनीताल जिले के राजभवन में ये हुआ था। साथ ही नैनीताल का जो पहला चर्च राजभवन में ही बनाया गया था, और सरोजनी नायडू राजभवन में रहने वाली प्रथम भारतीय गवर्नर थी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं इस राजभवन के बारे में। अब हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में देखते हैं। तो देखो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। राजभवन जो है वो उत्तराखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास होता है। ठीक है, उत्तराखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास कौन सा होता है? राजभवन कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने बीच में ये एक फैक्ट डाल दिया था कि जो काठगोदाम रेलवे का शुभारंभ है वो 1884 से हुआ, इसको हम आगे पढ़ेंगे।
तो आई होप आपने झीलों और राजभवन के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा, नैनीताल के बारे में। इसी तरह से एक एक टॉपिक करके हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम आ गए हैं नैनीताल जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के टॉपिक पर। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे एक एक करके नैनीताल ज़िले में जितने भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में। ठीक है, पूरा पैराग्राफ कहानी के रूप में नहीं पढ़ेंगे हम सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं भुवाली के बारे में, जो कि नैनीताल ज़िले के अंतर्गत आता है। और भुवाली का नाम आपने सुना होगा फल बाजार के रूप में। तो पर्वतीय फल बाजार इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों से जितने भी फल आते हैं वो सब यहाँ पर ही इकट्ठा होते हैं। तो एक बड़ा पर्वतीय फल बाजार यहाँ पर निर्मित हो जाता है। यहाँ पर शिप्रा नदी बहती है। 1912 ईस्वी में टीबी सैनिटोरियम ने इसकी स्थापना की थी। सॉरी, इसको आप करेक्ट करिएगा, 1912 ईस्वी में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी। श्रीमती कमला नेहरू जो थी, उनका जो इलाज हुआ था वो भी इसी में हुआ था, टीबी सैनिटोरियम में। ठीक है, 1912 में भवाली में ही यह स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। अब देखिए, भुवाली जो है यहाँ पर सबसे पहले 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बनाया गया था। लल्ली की छतरी यहाँ पर एक प्रमुख जो है पर्यटक स्थल है, लल्ली की छतरी। ठीक है, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी 2004 में भुवाली में ही बनाई गई। ठीक है, तो ये कुछ मेन जगह हैं नैनीताल जिले के भुवाली के अंतर्गत आने वाली। तो जितने भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो इतनी ही है, आपको बस इतनी याद रखनी है कि भुवाली को पर्वतीय फल बाजार कहा जाता है। यहाँ शिप्रा नदी बहती है। यहाँ 1912 ईस्वी में टीबी सैनिटोरियम बनाया गया था, जिसमें कि श्रीमती कमला नेहरू का इलाज हुआ था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। भुवाली में सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बनाया गया और लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल भी यही है। साथ ही उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ है? 2004 में स्थापना हुई, भुवाली में है। इतना आपको याद रखना है भुवाली के बारे में। इसके बाद जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि रामनगर हो गया आपका, काठगोदाम, काला ढूंगी या फिर हल्द्वानी, तो रामनगर के जितने भी आगे पर्यटक स्थल आएंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल की वीडियो से हम शुरुआत करेंगे रामनगर के बारे में। तो इस तरह से आपको नैनीताल जिले के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और साथ ही हम सभी 13 जिलों के इसी तरह से नोट से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जिला सीरीज़ पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, तभी मैं आपके लिए ये उत्तराखंड की जिला सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।